सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन का पार्ट 2। तो देखो, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, अगर अभी तक अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर स्कॉलर बनना है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का स्कॉलर बनना है, तो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते जाओ, जिसके हेल्प से आप एक बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके से स्कॉलर बन सकते हो। ठीक है, तो चलो, मुझे लगता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के पास। देखो गाइस, पार्ट 1 हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हमने देखा था नाउन्स, नाउन्स के टाइप, उनके टाइप्स, ठीक है, जैसे आए थे कलेक्टिव नाउन, पॉसेसिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन, ऐसे अलग अलग नाउन्स देखे थे, उनके टाइप्स देखे थे और बहुत ही अच्छे से समझा था। ठीक है, और वो यहाँ पे खत्म हुआ था पार्ट 1 पे, मैंने आपको सबको यही छोड़ा था। अब देखो, हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ नाउन से। ठीक है, नाउ टेक ऑन डिफरेंट रोल्स, nouns take on different roles based on the relationship to the rest of the words in the sentence। मतलब क्या करता है, नाउन दूसरे वर्ड्स के हिसाब से अपना रोल जो है एक सेंटेंस में वो बदलता रहता है। ये आपको याद रहना चाहिए। नाउन्स हमेशा सेम नहीं होता, हर सेंटेंस में नाउन का रोल अलग होता है। किसी सेंटेंस में नाउन एक गर्ल होगी तो किसी सेंटेंस में नाउन एक प्लेस होगा, किसी सेंटेंस में नाउन एक एनिमल होगा तो किसी सेंटेंस में नाउन एक थिंग होगा। तो हर एक सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नाउन्स क्या करता है, अपना रोल बदलता रहता है। इज दिस क्लियर? चल, नाउन्स एज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी कि क्या, जो मेन बॉडी होती है सेंटेंस की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं रिया इज अ गुड गर्ल, इसका सब्जेक्ट कौन है, रिया, क्योंकि शी इज द मेन। इज अ गुड गर्ल अगर हमने लगा लिया रिया को हटा के तो उसका कोई मीनिंग आने वाला नहीं है। तो रिया इज अ गुड गर्ल, सो रिया इज व्हाट आर सब्जेक्ट। यहाँ पे मेन कौन है, हमारा सब्जेक्ट। और अगर रिया के ही बारे में मुझे और एक लाइन लिखनी हो तो हम प्रोनाउन में कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सबसे फर्स्ट सेशन में ये बताया था, शी इज अ गुड गर्ल। यानी कि अगर हमें नाउन को किसी से एक्सचेंज करना हो या चेंज करना हो तो हम उसे किसके साथ चेंज करते हैं, हम उसे प्रोनाउन के साथ चेंज करते हैं। किसके साथ चेंज करते हैं, प्रोनाउन के साथ। और ये शी भी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, हमारा मेन वर्ड होगा, जो मेन चीज होती है। अब सब्जेक्ट यानी कि हमेशा इंसान होगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट हमारा प्लेस भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा एनिमल भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा थिंग भी हो सकता है। पर सब्जेक्ट क्या होता है, अगर हमने सब्जेक्ट को हटा दिया तो पूरे सेंटेंस का कुछ मीनिंग बचने वाला है क्या, नहीं बचने वाला। तो सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इतनी बात याद रखनी। ठीक है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, एक तो नाउन रहेगा, अदरवाइज प्रोनाउन रहेगा। आप बोलोगे दीदी नाउन तो समझ गए, नेम प्लेस एनिमल थिंग में रहेगा, मतलब प्रोनाउन तो शी और ही रहता है। नहीं नहीं, प्रोनाउन क्या क्या रहता है मुझे आपको बता दूं, शी, ही, इट, ठीक है, इट भी होता है, आई टी, हाँ यहाँ पे मैंने डबल टी लिख दिया, आई टी, एम आई एन ई, माइंड, देम सेल्व्स, ठीक है, हिमसेल्फ। ऐसे जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो जो मेन मैंने आपको जो बताया वो याद रखो, जो मेन वर्ड जो होता है जिसको हटा के किस पूरे सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं बनेगा, वो वाला हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट ये एक सेंटेंस में होना ही चाहिए। The subject of a sentence is a person, place, or a thing that is doing or being experiencing whatever is described by the verb of the sentence। जो मैंने कहा वही सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, हमारा पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, अदरवाइज हमारा एक थिंग हो सकता है। समझ गए? ठीक है, और वो क्या हो सकता है, वर्ब जिसे डिस्क्राइब कर रहा है वो। वर्ब यानी कि क्या, एक्शन वर्ड। वो मैं आपको डीप में लूंगी इसके बाद के सेशन में। ठीक है, वो बात क्या होता है, हमारा एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, तो वर्ब जिसके बारे में बता रहा है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। इतनी बात याद रखना है। इज दिस क्लियर? लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है, मैंने एग्जांपल्स लाए हैं आपके लिए। मारिया प्लेड द पीस ब्यूटीफुली, मतलब क्या कर रही थी, मारिया क्या कर रही थी, जो पीस है उसे एकदम प्यारे तरीके से खेल रही थी। ठीक है, खेल रही थी यानी कि क्या, कुछ ना कुछ काम कर रही थी। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब ब्यूटीफुली एल वाई लगा है, तो फर्स्ट सेशन में मैंने जुगाड़ बोला था, एल वाई लगा तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और मारिया यानी कि कौन, लड़की, लड़की यानी कि कौन, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन का सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, द नाउन मारिया इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। क्योंकि अगर देखो मैंने मारिया को हटा दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मारिया पे ऐसा फिंगर रख दो, सिर्फ कितना पढ़ेंगे आप, प्लेड द पीस ब्यूटीफुली।
कुछ मीनिंग बन रहा है, किसने खेला, क्या खेला, क्यों खेला, कुछ मीनिंग समझ रहा है नहीं। पर अगर वहीं पे मैंने वापस मारिया वर्ड चिपका दिया तो आपको समझ जाएगा कि मारिया प्लेड द पीस ब्यूटीफुल। तो मारिया क्या है, हमारा वहां का मेन शब्द, मेन शब्द है, यानी कि वो क्या है, सब्जेक्ट है। समझ गया। इट टेल्स अस हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द सेंटेंस। ठीक है, वो हमें बता रहा है कि किसने एक्शन करी थी, किसने खेला था, मारिया ने खेला था। इज दिस क्लियर टू यू ऑल नाउ? आई होप इट इज क्लियर। एक बार कमेंट्स में यस 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 कर दो, फिर मैं आगे के साइड पर जाती हूँ। ओके, नाउ नाउन्स एज एन ऑब्जेक्ट। अब पहले बात बता दूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब आपको समझ गया, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सब्जेक्ट कौन है, जो सेंटेंस में मेन रोल प्ले करेगा। अब आप बोलोगे दीदी ऑब्जेक्ट यानी कि जो रह वाला है। यस, ऑब्जेक्ट यानी कि जो कोई भी वस्तु वगैरह हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिस पे एक्शन हो रही होती है। ठीक है, अब समझो मैं बोलूंगी शी इज डूइंग हर होमवर्क इन नोट बुक, ऐसा मैंने बोला। तो यहाँ पे शी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। डूइंग क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। कर रही है, कर रही यानी कि वर्ब। पर क्या कर रही है, होमवर्क कर रही है। किस में कर रही है, नोटबुक में कर रही है। किस में कर रही है, नोटबुक में कर रही है। तो नोटबुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नोटबुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस चीज पर एक्शन ली जा रही है, जिस चीज पर एक्शन ली जा रही है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इज दिस क्लियर? उस चीज को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। देखो, नाउन्स एज ऑब्जेक्ट। नाउन कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस। अब आप बोलोगे दीदी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो देखो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दो टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, और ये वाला इसके अगले सेशन में आपको आएगा। तो उसके अगले सेशन के लिए चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, क्योंकि अगला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ये 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, सब लोगों के लिए दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट्स में भी देखो आप दो पार्ट्स मिलेंगे आपको। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसमें आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। एक होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होगा आपका अनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा है तो मैं इनडायरेक्ट बोल देती हूँ। ठीक है, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग सेम। ऑब्जेक्ट में कौन सा टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या, क्या हमें तुरंत समझ जाता है कि एक्शन किस चीज पर हो रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या हमें समझता नहीं है कि एक्शन किस पर हो रही है, मतलब वो डायरेक्टली बताया नहीं जाता। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर किसी को हमें मुंह पर बात बोलनी हो गुस्से में, तो कोई कोई मुंह पर बात बोलता है, पर कोई कोई क्या करता है, टोमना मारता है। टोमना मारना यानी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे अगर टीचर को आपको बोलना है पर टीचर आपको बोल नहीं सकती, तो टीचर क्या करती है, इनडायरेक्टली बोलती है। इनडायरेक्टली कैसे बोलती है, आपका फ्रेंड का नाम लेती है, आपके आगे वाले का, आपके पीछे वाले का नाम लेती है, और फिर वो टोमना किससे लगता है, आपको लगता है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, जैसे कि मैथ्स की टीचर होती है, वो डायरेक्टली हमें चौक फेंक कर मारती है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली यानी कि जो मुंह पर बोला जाए, और इनडायरेक्टली यानी कि जो टोमना मारकर बोला जाए। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है, जैसे कि ये नोटबुक, ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्या कर रहा है, कमांड रिसीव कर रहा है, डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है। पर ऐसे चीजें, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब का एक्शन कमांड ये नहीं करते, रिसीव नहीं करती, उसे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्लियो पास्ट द सॉल्ट। क्लियो ने क्या किया, पास किया, सॉल्ट किया, पास सॉल्ट किया, तो ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। पास्ट क्या है, हमारा वर्ब है। पास किस पे किया, उसने सॉल्ट पे किया, तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियो पास्ट ऑटो द सॉल्ट, मतलब क्लियो क्या करो, ऑटो को सॉल्ट पास करो। तो क्लियो सब्जेक्ट, पास्ट वर्ब, पहले ऑटो पे जा रहा है, फिर सॉल्ट पे जा रहा है, पहले किसी और चीज पर जा रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है, मतलब क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गया, डायरेक्टली हमारे पास आया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्टली हमारे पास आया, किसी और के पास जाके हमारे पास आया, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ गया। अब in the both of the above sentences, the noun salt is the direct object of the verb past. The salt is what Cleo passed. In the second sentence, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, in the second sentence there is also an indirect object, the noun auto.
यहाँ पे क्या है, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये सेंटेंस किसका है, ये वाला सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, समझ लो। ठीक है, ओटो इज द पर्सन टू हुम क्लियो पास द सॉल्ट, ओटो इज द रेसिपिएंट ऑफ द सॉल्ट। A good way to identify an indirect object in a sentence is to ask yourself to whom what or for whom what something is being done। मतलब अगर आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस नहीं समझ आए तो आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि ये किसके लिए है, ये किस चीज के लिए है, ये किसके पास जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछो और उनका आंसर आपको छोड़ के किसी और वर्ड का मिला, ठीक है, आपको छोड़ के किसी और वर्ड का मिला, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, शी इज रीडिंग अ बुक। अब चलो इसमें ना मुझे सब्जेक्ट बताओ, वर्ब बताओ और ऑब्जेक्ट बताओ। आप बोलोगे दीदी सब्जेक्ट है शी, वर्ब है रीडिंग और ऑब्जेक्ट है बुक। अब यह ऑब्जेक्ट है, राइट, पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दीदी यहाँ कुछ और तो दिख नहीं रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी सेंटेंस का आपको देती हूँ, शी इज रीडिंग अ फ्रेंड्स बुक। वो क्या कर रही है, उसकी फ्रेंड की बुक रीड कर रही है। अब बोलो इसमें से क्या क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है दीदी, रीडिंग वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और पर वो क्या कर रही है, किसी और की बुक पढ़ रही है। किसकी बुक पढ़ रही है, किसी और की, तो ये भी क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। पर ये कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा, कैसा ऑब्जेक्ट है बोलो, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या है हमारा, बुक है ना हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो बचा हुआ है वो कौन सा है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब वो क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है, पर किसकी बुक पढ़ रही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कान ऐसे नहीं पकड़ा है, कान ऐसे पकड़ा है, समझे, कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा है। वो रीड कर रही है बुक, पर किसकी कर रही है, फ्रेंड की कर रही है। तो फ्रेंड क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल नाउ, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार कमेंट्स में थम्स अप कर देना, मैं नेक्स्ट लेती हूँ। कर दिया थम्स अप, कर दिया, ओके। देखो, nouns as subject and object complements, subject and object complement क्या होता है, देखो, another role noun sometimes perform in a sentence is that a subject complement, ठीक है, अलग रोल जो प्ले करता है और एक रोल जो नाउन प्ले करता है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आप दीदी, आप बोलोगे दीदी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो चलो भाई आगे पढ़ते हैं। A subject complement normally follows a linking verb such as be, become or seem and gives more information about the subject from the sentence। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में कुछ चीजें डिस्क्राइब करना, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इज दिस क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मैरी इज अ टीचर। अब मैरी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मैरी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, पर मैरी कौन है, मैरी कौन है, मैरी कौन है, टीचर है। तो ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसने क्या किया, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और चीजें बताई, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और चीजें डिस्क्राइब करी, तो हम उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इज दिस क्लियर। सब्जेक्ट के बारे में कुछ और चीजें जो डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, रिया इज अ गुड डांसर। अब इसमें सब्जेक्ट बताओ और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब सब्जेक्ट तो आप सबको समझ गया होगा, रिया। सब्जेक्ट आप बोलोगे दीदी बाएं हाथ का खेल हो गया है, सब्जेक्ट समझ गए। कॉम्प्लीमेंट बताओ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताओ, गुड आएगा या डांसर आएगा, डांसर आएगा, गुड नहीं आएगा, डांसर आएगा। रिया क्या है, डांसर है, रिया क्या है, डांसर है। तो व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक सेकेंड, मैंने सी एस लिख दिया ना, एस सी लिखता हूँ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, डांसर है, रिया क्या है, डांसर है। इज दिस क्लियर। ये क्या कर रहा है, रिया को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि रिया एक डांसर है। तो दैट इज व्हाट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पता है ना आप लोगों को, किसी के भी बारे में अच्छी चीज ये करना, ओके। Okay, related functions of nouns is to act as an object complement, is to act as an object complement, which provides more information about the direct object of a sentence with a transitive verb। अब देखो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, जो भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कोई चीज बता रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे
किसी सब्जेक्ट के बारे में किसी ने कोई डिस्क्राइब किया और एक आधा वर्ड तो हमसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें कोई डिस्क्राइब कर रहा है तो वो वाला वर्ड हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारे हस्बैंड्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ। अब हस्बैंड्स इज अ नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो आई क्या है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ बताती हूँ मैं आपको मेरा। हाँ, I subject, pronouns verb, you object, ये husband क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आप बोले पर दीदी ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, ये नहीं। ये देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे उसकी लाइनिंग होती है। पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं पर ये दोनों आगे पीछे नहीं हो सकते। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हस्बैंड वर्ड है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ठीक है, आई इज वॉट, आई इज सब्जेक्ट, प्रोनाउंस इज वॉट वर्ब, यू इज वॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओबी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हस्बैंड क्या हो गया, हम तुम्हारे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे दूं आपको, मेरे एग्जांपल्स आपको ज्यादा समझते हैं। ठीक है, मैं देती हूँ आपको एग्जांपल। शी इज प्लेइंग गिटार ग्रेसफुली, शी इज प्लेइंग गिटार ग्रेसफुली। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी, प्लेइंग कौन है, वर्ब, गिटार कौन है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिटार कैसे प्ले कर रही है, ग्रेसफुली प्ले कर रही है। गिटार कैसे प्ले कर रही है, ग्रेसफुली प्ले कर रही है। तो ये ग्रेसफुली क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाउ इज शी प्लेइंग अ गिटार, शी इज प्लेइंग द गिटार ग्रेसफुली। कैसे प्ले कर रही है, ग्रेसफुली। सो ग्रेसफुली हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इज दिस क्लियर, गुड। अब नाउन एज अपोजिटिव्स। अपोजिटिव्स क्या होता है, ये आपको फर्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये लग गई थी कि यार अपोजिटिव्स क्या होता है, दीदी ने बताया नहीं, दीदी ने बताया नहीं, दीदी ने बताया नहीं। अब बता रही हूँ, अच्छे से देखो, कान खुले करके सुनो। ठीक है, okay. A noun is used as an appositive immediately follows another noun in order to further define or identify it. You can also say that the second noun is the opposition to the first noun. Second noun मतलब क्या, एक सेंटेंस है, सेंटेंस में पहला नाउन है, पहला सब्जेक्ट है, उसी के बाद जो लगे जो दूसरा नाउन आ गया उसको क्या कहेंगे, अपॉजिटिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल रिया शी। ठीक है, ऐसे हमने लिखा। तो रिया क्या है हमारा फर्स्ट नाउन है और ये क्या है हमारा अपॉजिटिव नाउन है। क्या है हमारा अपॉजिटिव नाउन, समझ गया। दिस इज द फर्स्ट नाउन, तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, पर उसी के बाजू और एक नाउन आ गया तो हम क्या कहेंगे, अपॉजिटिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर मिकेल, मिकेल इज 6 years old, मतलब मेरा भाई जिसका नाम क्या है, मिकेल है, कितने साल का है, 6 साल का है। तो माई ब्रदर, ना ब्रदर इज ऑल्सो नाउन, मेरे ब्रदर की शादी है, माई ब्रदर, ब्रदर इज ऑल्सो नाउन, पर मिकेल, मिकेल इज ऑल्सो नाउन। तो नाउन के बाद तुरंत कौन आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये जो मिकेल है, मिकेल बोलो या मिचेल बोलो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये मिचेल क्या हो जाएगा हमारा अपॉजिटिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा अपॉजिटिव नाउन। Why? Because it is following a noun. Why? Because it is following a noun. ब्रदर को फॉलो कर रहा है, पहले ही एक नाउन को दूसरा नाउन फॉलो कर रहा है, तो दूसरा नाउन क्या हो गया, अपॉजिटिव नाउन हो गया। समझ गया, क्लियर है, यस दीदी क्लियर है। अब उसके बाद अपोजिटिव्स कैन बी रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव भी हो सकते हैं, इन नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी हो सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है समझते हैं, चलो। इन द अबव एग्जांपल्स वी कैन द फैक्ट दैट इट इज अ सेट ऑफ बिटवीन कॉमास, मतलब कॉमास होते हैं, दो नाउन्स अगर एक दूसरे के बाजू आ गए तो क्या होता है, कॉमा। दैट इज Mikkel is non-restrictive. That is, it could be left out of the sentence without leaving out the essential information about who is 6 years old. मतलब क्या, अगर हमको बोलना है कि वो नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस यानी कि क्या। अब यहाँ पे देखो मैं ये रफ करती हूँ, एक सेकेंड।
Okay, this is our sentence. What is our sentence? My brother Mitchell is 6 years old. तो my brother, अगर हमने यहाँ से Mitchell हटा भी दिया, ठीक है, सिर्फ हटा भी दिया और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा, my brother is 6 years old, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। मतलब जिस सेंटेंस से हम अपॉजिटिव नाउन को, जिस सेंटेंस से हम अपॉजिटिव नाउन को हटा सकते हैं, और तभी भी वो सेंटेंस कैसा होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस कहेंगे। क्या सेंटेंस कहेंगे, नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस। समझा आपको मैंने क्या किया, मैंने बताया जिस सेंटेंस से हम अपॉजिटिव वर्ड को हटा सकते हैं, और अपॉजिटिव वर्ड को हटाने के बाद भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपके पास ऑलरेडी है, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंसेस कहेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ दीदी क्लियर है। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें से अपॉजिटिव सेंटेंस को हटाया तो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं मिल रहा, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस। समझ गया सबको, समझ गया सबको? ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं। आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो ना, चलो नोट्स बनाते रहो। मैंने पहले ही बोला है, हर सेशन में बोलती हूँ, नोटबुक और पेन वगैरह बना लेके बैठते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, आपको हर क्लास में काम आने वाला है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन समराइज दैट मीकल इज द राइटर्स ओनली ब्रदर, टेलिंग अस हिज नेम इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। हमें क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हियर इज द वर्जन ऑफ सेम सेंटेंस विद द अपोजिटिव यूज्ड एज रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। अब देखो और एक चीज जिससे आपको इजीली समझ जाएगा कि रेस्ट्रिक्टिव कैसा होता है, इनरेस्ट्रिक्टिव कैसा होता है, ठीक है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव, नॉन रेस्ट्रिक्टिव में आपको कॉमास लगाए हुए होंगे, याद रखो। नॉन रेस्ट्रिक्टिव में दो नाउन्स के बीच में कॉमा होगा, दो नाउन्स के बीच में कॉमा आया तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस, नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और दो नाउन के बीच में कॉमा जब नहीं लगा होगा, जब कॉमा नहीं लगा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस कहेंगे। एकदम सिंपल सी बात दीदी आपके लिए लेके आई है, एकदम सिंपल सी बात, आपको कुछ भी ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है, मीटर को हटा के देखने की जरूरत नहीं है। अगर दो सेंटेंसेस के बीच में कॉमा है देन इट इज नॉन restrictive sentence. But if two parts of a sentence doesn't have comma, then it is a restrictive sentence. That it is a restrictive sentence. समझ गया, कॉमा है नॉन रेस्ट्रिक्टिव, नहीं है रेस्ट्रिक्टिव। समझ गया सबको? एक बार कमेंट्स में यस 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 बोल दो, मैं पानी पी लूँ, ठीक है। यस बोल दो एक बार सब लोग। समझ गया? ओके, अब हम जाते हैं नाउन हैज मॉडिफायर्स, क्योंकि ये देखो ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई। तो अगर आपको रीड करनी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल के, ठीक है, तो इन्फो के लिए आप रीड कर लो, ठीक है, पर वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वही है जो मैंने आपको बताया है। सो मतलब मैं रीड करके नहीं दे रही क्योंकि वही है, बार बार बताऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। सो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो, ओके। अदरवाइज आपको एक सेकेंड स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट में फट जाएंगे ना इमेजेस। आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक है, देखो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है, उस चैनल पे जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही सेशंस वगैरह खत्म हो गए या पूरा एक लेक्चर खत्म होगा, जैसे नाउन का पूरा पार्ट खत्म हो जाएंगे, तो नाउन के आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और आप वो क्या कर सकते हो, बुक्स में लिख सकते हो। सो टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। नाउ अब देख रहे हैं हम नाउन्स एज मॉडिफायर्स, नाउन्स एज मॉडिफायर्स। अब बोलोगे दीदी मॉडिफायर्स यानी कि क्या, बता रही हो, सबर करो, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। समटाइम्स नाउन कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई अदर नाउन्स, फंक्शनिंग लाइक एडजेक्टिव्स, ठीक है। व्हेन दे डू दिस दे आर ऑफन कॉल्ड एज अट्रीब्यूट नाउन, अट्रीब्यूट नाउन। मतलब क्या, नाउन कभी कभी क्या करता है, जैसे इंसान खुद तो बुरे होते हैं पर दूसरे को सुधारने जाता है, ठीक है, तो जब दूसरे को सुधारने जाते हैं तो हमें क्या कहेंगे, अट्रीब्यूट कहेंगे। वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे एक नाउन है पर वो दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने जा रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है, सबसे पहले तो ये समझो, एडजेक्टिव क्या करता है हमारा,
किसी भी नाउन के बारे में कोई अच्छी चीज हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे टीना इज अ एक सेकेंड रुक जाओ। टीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। टीना कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल लड़की है। टीना कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल लड़की है। तो ब्यूटीफुल को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जो हमें नाउन के बारे में कुछ और बेहतर चीज बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? एडजेक्टिव। तो वैसे ही अगर एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में किसी चीज, कोई अच्छी चीज बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अट्रीब्यूट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? अट्रीब्यूट नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहा ही इज अ स्पीड डेमोन, ठीक है, ही इज अ स्पीड डेमोन, तो यहाँ पे देखो इसे समझाती हूँ मैं आपको। स्पीड इज नॉर्मली अ नाउन, स्पीड को हम क्या पकड़ते हैं? नाउन, बट देयर इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई डेमोन। मतलब क्या कि डेमोन क्या है? हमारा एक नाउन है। डेमोन यानी कि क्या? राक्षस, ठीक है। डेमोन हमारा क्या है? यहाँ पे नाउन है। पर स्पीड भी हमारा नाउन है। स्पीड भी क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। पर स्पीड किसके तरह एक्ट कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है? हमें बता रहा है कि डेमोन की स्पीड क्या है? अच्छी है। ही इज अ स्पीड डेमोन, मतलब डेमोन क्या है? स्पीड वाला है, मतलब बहुत स्पीड से भागता है, ऐसे बता रहा है। तो स्पीड क्या कर रहा है? जो दूसरा नाउन है उसे क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ अच्छी चीज डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो स्पीड हो जाएगा हमारा, स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? अट्रीब्यूट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अट्रीब्यूट नाउन हो जाएगा। अट्रीब्यूटिव नाउन, अट्रीब्यूटिव नाउन। समझ गया? समझ गया? ठीक है। एग्जाम्पल दे दो आपको, अट्रीब्यूटिव नाउन का एग्जाम्पल दे दो मैं आपको। यहाँ पे दिया ना मैंने आपको एग्जाम्पल में, और एक दे देती हूँ। चलो ठीक है, रोहन, ठीक है। नहीं, रोहन अगर मैंने ऐसा दे दिया तो फिर वो होगा नहीं, ठीक है। मुझे आपको इजी तरीके से देना पड़ेगा। ही इज डूइंग क्लासेस परफेक्टली, ठीक है। तो अब देखो, ही प्रोनाउन है, डूइंग वर्ब है, क्लासेस और परफेक्टली हमारे पास क्या है? नाउन है। क्लासेस और परफेक्टली, परफेक्टली एल वाई आ गया तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको अल्ट्रीब्यूटिव नाउन समझ गए होगा। अल्ट्रीब्यूटिव नाउन यानी कि क्या? एक नाउन जो दूसरे नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करके देता है, एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहेंगे? अट्रीब्यूटिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? अट्रीब्यूटिव नाउन कहेंगे। अट्रीब्यूटिव नाउन इज व्हाट? अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अनदर नाउन एंड acts as an adjective is called as attributive noun. I hope this is very much clear to you. अब चलो कुछ मजेदार करते हैं। आप बोलोगे दीदी क्या करना है? अरे मजेदार चीज है, चलो। पहले तो आपको यहीं पे बता दूं, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस लाई हो, क्विज है ये, क्विज, ठीक है। आई गेस टोटल 25 to 30 क्वेश्चंस हो गया। आउट ऑफ मार्क्स मैं आपको दूंगी, और आपको अब क्या करना है? दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है। दोस्तों को बुला लो, साथ में क्विज खेलते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगी। किसको ज्यादा मार्क्स आते हैं देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चंस दूंगी, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं, क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी, आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्विज अच्छे से समझा देती हूँ। क्या करना है? ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दी गई है, यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या करना है? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको एम तक, इसमें से एक ऑप्शन उठाना है और यहाँ पे लाके आपको क्या करना है? पटक देना है। समझ गए? ठीक है। और सबसे एक बात मेन बताना चाहती हूँ, जिसने सेशन 1 देखा होगा ना नाउन्स का, उसे ये एक जो गेम है वो बहुत इजीली आ जाएगा, उसे आउट ऑफ मार्क्स आने वाले, तो वो नहीं देखा होगा तो इस सेशन के बाद वो जाके जरूर देख लेना, और दोस्तों के साथ शेयर
और दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि आपको और उनको कंपटीशन करती आएगी। चलो देन, फर्स्ट द प्रोग्राम वाज टास्क टू ओवरसी द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ओवरसी द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की सक्सेस कौन देखता है? बैच देखता है क्या? नहीं, बैच यानी कि जिनके साथ हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, ठीक है। बुकेट यानी कि क्या? बुकेट यानी कि क्या? जिससे हम रोज वगैरह देते हैं, ठीक है। ऑर्चिड यानी कि जो जमीन होती है, गार्डन होती है। मैं पहले तो आपको सब समझा देती हूँ। कॉलोनी किसे कहते हैं? जो एंट का ग्रुप होता है उसे कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं ई पर, जो कि है कास्ट। कास्ट यानी कि क्या? देखो जैसे मूवीज में हम किसी हीरो हीरोइन को देखते हैं तो क्या होता है कि मूवी का कास्ट कौन है? प्रभास है, कृति है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दैट इज अ कास्ट, दैट इज कॉल्ड कास्ट। नाउ व्हाट इज बैटेलियन? अब देखो जो भी आर्मी से रिलेटेड आएगा, सोल्जर से रिलेटेड आएगा, ठीक है, वो बैटेलियन टाइप हो जाएगा। कमिटी यानी कि क्या? कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक कंपनी चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसे कमिटी टाइप कहते हैं, ठीक है। देन ट्राइक, ट्राइक यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, गरीब लोगों के टाइप ही उन्हें कहते हैं ट्राइक्स, ठीक है। हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है, हर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल अब कौन सा? आई गेस गोट, शिप, उन्हें हर्ड कहते हैं उनके ग्रुप्स को, ठीक है। कॉयर यानी कि क्या? जो ग्रुप ऑफ पीपल जो नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फेस्टिवल्स में बुलाते हैं ना ग्रुप ऑफ पीपल को कि आओ हमारे घर पे परफॉर्म करो, प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो वो जो परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉयर्स कहते हैं। ऑडियंस तो सबको पता होगी, फैकल्टी भी सबको पता होगी, कम्युनिटी भी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग लगभग सेम है। तो देखो फर्स्ट क्या है? प्रोग्राम वाज टास्क टू ओवरसी द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है? पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होता है या पर्टिकुलर कंपनी में होता है, ठीक है। अब कंपनी वाला मैंने आपको क्या समझाया था? कंपनी वाला मैंने आपको समझाया था कम्युनिटी, ठीक है। कंपनी वाला मैंने आपको समझाया था। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, लीजा मैक्यूजा एलिजाडे वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द डैश आफ्टर हर अमेजिंग परफॉर्मेंस। अगर आपने कुछ अमेजिंग परफॉर्म किया तो आप कहाँ पे परफॉर्म करते हो? स्टेज पर परफॉर्म करते हो। और अगर आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो आपको कौन कौन स्टैंडिंग ओवेशन देता है? जजेस देते हैं और ऑडियंस देता है। अब यहाँ पे देखो, आपको जजेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? जो वन थिंग आपको दिख रही है कि जो स्टैंडिंग ओवेशन दे सकते हैं, बैच स्टैंडिंग ओवेशन देती क्या? नहीं। ऑर्चर्ड दे सकता है कि नहीं? कॉलोनी दे सकती है कि नहीं? फैकल्टी दे सकती है? नहीं। आपको कौन स्टैंडिंग ओवेशन दे सकता है? ऑडियंस दे सकता है। सो व्हाट इज आवर सेकंड आंसर? आवर सेकंड आंसर इज ऑडियंस, नॉट दैट ऑडी ऑडी, इट्स ऑडियंस, ओके। ओके, समझ रहा है ना? दो क्वेश्चन समझ गए, कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस किसी किसी बच्चों को थोड़े से हार्ड लगेंगे क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स आप इतने ज्यादा पढ़ते नहीं हो, इतने ज्यादा आपको पढ़ने की आदत नहीं होती है, पर ऐसी क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड्स में आ जाते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ, ठीक है। नाउ थर्ड, अ डैश ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल यानी कि क्या? कि एनिमल्स का ग्रुप। अब एनिमल्स का ग्रुप यानी कि काउस का हो गया, गोट का हो गया। मैंने पहले ही बोला था, हर्ड क्या होता है? एनिमल्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए डिनोट किया जाता है। अब कैटल यानी कि क्या? जो हम बोलते हैं ना कि काउस के जो बच्चे वगैरह होते हैं, आई गेस उन्हें कैटल्स वगैरह कहते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? हम हर्ड कहते हैं। सो थर्ड आंसर इज आर हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, यहाँ पे लिख दूं, अ herd of cattle was grazing in the field under the watchful eyes of man Damien। यानी कि क्या? जो कैटल का जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था? फील्ड में घास चर रहा था, घास खा रहा था, किसके आंखों के नीचे? मैंग डायमंड, मतलब उनका कोई ओनर होगा, उसका नाम दिया है। सो आई होप ये तीन क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, ओके। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ में, क्योंकि ये देखो ये वाला जो है ये फोर्थ का है एंड ये वाला जो है वो फिफ्थ का है, ओके। नाउ फोर्थ और फिफ्थ ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले तो, द डैश गेव अ प्रिंसिपल अ डैश ऑफ रोजेस ऑन हर बर्थडे। मतलब किसी ने प्रिंसिपल को डैश ऑफ रोजेस दिया। रोजेस क्या क्या होता है? रोजेस किसका होता है? बुकेट ऑफ रोजेस होता है, एक बुके होता है हमारे पास, ठीक है। दिस इज अ बुके ऑफ रोजेस। तो हम क्या करेंगे? फिफ्थ में आंसर लिख देंगे बुकेट का, ठीक है, बुके। नाउ फोर्थ क्या है हमारा? द डैश गिव अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कौन देता है? प्रिंसिपल को फैकल्टी देती है। अब टीचर्स के ग्रुप को हम फैकल्टी कहते हैं, ये बात पता होगी ना आपको। जब भी हम ये बुलाते हैं ना, जब प्रिंसिपल टीचर्स मीटिंग बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पूरी फैकल्टी को आना है, पूरे साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टी को आना है, पूरे मैथ्स फैकल्टी को आना है। सो फैकल्टी इज डिनोट टू ग्रुप ऑफ टीचर्स, ठीक है। हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द फैकल्टी गेव अ प्रिंसिपल a bouquet of roses on her
birthday. Sounds good, right? So it is a faculty gave the principal a bouquet of roses. Sounds good, right? Okay. Now, sixth answer is the dash of king and I was set to perform during the family day in October. नाउ हम देखो, मैंने आपको पहले ही जब ऑप्शन समझाए उसमें मैंने बोला था कि ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो गाते हैं, नाचते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में. तो क्या बोला था मैंने, आपको याद है कि आपको क्या बोला था इन सब में से, ए से लेके एम में से मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा ऐसा वर्ड है जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं परफॉर्म करते हैं? मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ, चलो कमेंट्स में बताओ. And you are right, it is choir. Right. So sixth is choir. The choir of the king and I was set to perform during the family day in October. यानी कि क्या, जो किंग ने परफॉर्म करने के लिए लोग बुलाए थे वो और मैं, हम सब क्या कर रहे थे, रेडी थे परफॉर्म करने के लिए. कहाँ पे परफॉर्म करने के लिए? फैमिली डे इन अक्टूबर में. समझ गया? व्हाट इज choir? A group of people which performs art and act. एक्ट बोल सकते हैं, डांस या सिंगिंग, ठीक है, ऐसे कुछ भी परफॉर्म जो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? choir बोलते हैं. क्लियर? ओके. नाउ हमारा और एक आंसर है सेवेंथ वाला. The AFP chief of staff sent an additional to reinforce the soldiers on the ground fighting the insurgents. अब सोल्जर्स का भी मैंने आपको एक बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है तो उसे क्या कहते हैं, वैसे मैंने आपको सोल्जर का भी बताया था. याद है आपको सोल्जर का? बोलो जल्दी से वैसा सोल्जर का, जल्दी से बोलो सोल्जर का क्या है, क्या है, क्या है. मैं फिर से क्वेश्चन रीड करती हूँ. AFP chief of staff sent an additional dash to reinforce the soldiers on the ground fighting the insurgents. चलो बोलो जल्दी से, fighting the insurgents. Yeah, you're right. The answer is battalion. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी बैटेलियन वर्ड आएगा ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को डिनोट करेगा, उनके लिए जब कोई परफॉर्म करता है, अदरवाइज उनके रिलेटेड कुछ होता है तो बैटेलियन और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को डिनोट करता है. तो योर सेवेंथ आंसर इज बैटेलियन. ठीक है, पूरा आगे लिख लेना, डैश 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 डैश. क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, ले लू मैं आगे का क्वेश्चन. नाउ 8 and 9, ये अबाउ इट्स ऑफ 8 एंड दिस इज ऑफ 9. हाँ 8 है and हाँ 9 है. An insecticide was sprayed on our dash to get rid of the dash of ants. ants कहाँ पे होते हैं बताओ मुझे? ants कहाँ पे होते हैं? ग्राउंड पे होते हैं. ग्राउंड को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड को हम क्या कहते हैं? यहाँ से मैंने क्या बताया था, इतने इसमें से बता दो मुझको, इतने 5 में से बता दो कि मैंने ग्राउंड को क्या बताया था. ठीक है, क्या बताया था ग्राउंड को? राइट राइट राइट, ऑर्चर्ड बताया था. क्या बताया था? ऑर्चर्ड. देन हम क्या बोलेंगे? एंड इंसेक्टिसाइड वाज स्प्रेड ऑन आवर ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड यानी कि जो भी हमारे घर के सामने की जगह वगैरह होती है उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं. टू गेट रीड ऑफ एंट्स. एंट्स के ग्रुप को क्या बताया था मैंने बताया था आपको, राइट, कि एंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? व्हाट डिड आई टोल्ड यू. ठीक है, एंट्स के ग्रुप को क्या बताते हैं? बैच बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? योर राइट. क्या बोलते हैं हम? कॉलोनी बोलते हैं. अच्छा याद रहता है यार आप लोगों को, एकदम सही, बहुत होशियार हो यार आप लोग. हम तो इतने जल्दी सीख भी नहीं पाते थे, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया. कीप इट अप गाइस, कीप इट अप. सो एन इंसेक्टिसाइड वाज स्प्रेड ऑन आवर ऑर्चर्ड टू गेट रीड ऑफ द एंट्स. एंट्स से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या स्प्रेड किया? हमारे ग्राउंड पे इंसेक्टिसाइड स्प्रेड किया. क्लियर? ओके. 10th क्वेश्चन. आवर स्कूल held a reunion for the dash 1987. 1987 स्कूल में हम पढ़ते हैं, पढ़ने वाले एक साथ बच्चों को क्या बोलते हैं? बैच बोलते हैं. जैसे कि आपकी बैच कौन सी है? 2023-2024 एकेडमिक बैच है आपके. ठीक है, तो ये 1987 की क्या है? बैच ऑफ 1987. इज दिस क्लियर? या आप बोले कि यस दीदी क्लियर. अब थोड़ा थोड़ा इजी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, इजी जाएगा. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट्स में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा. ओके. द टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और टेस्डा ऑफर्ड अ लाइवलीहुड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ डैश. किसकी लाइव्स इंप्रूव करते हैं? अमीर लोगों की लाइव्स इंप्रूव करते हैं या गरीब लोगों की लाइफ इंप्रूव करते हैं? किसकी लाइफ इंप्रूव करते हैं? गरीब लोगों की, राइट. यानी कि गरीब इन द सेंस जो लोगों को जरूरत होती है पर्टिकुलर चीज की, उन्हें वो पर्टिकुलर चीज अगर हमने दे दी तो उनकी लाइफ इंप्रूव होती है. जैसे अगर देखो आपको जरूरत है पर्टिकुलर नॉलेज की,
हम लोग क्या कर रहे हैं अनअकैडमी के चैनल पे, आपको पर्टिकुलर नॉलेज दे रहे हैं, आप वो पर्टिकुलर नॉलेज दोगे और आप उसमें क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। सो वो वैसा ना, मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि पर्टिकुलर चीज की जो जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइक कहते हैं। So what is our answer here? 11th answer. It is trike. It is trike. देखो, the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA offered a livelihood program to improve the lives of trike. किसके lives improve करे उन्होंने, trike के lives improve करे. And the last question, 12th. The dash heard a final rehearsal at the gymnasium. किसने फाइनल रिहर्सल किया, कौन फाइनल रिहर्सल करता है, जो स्टेज पर परफॉर्म करता है। स्टेज पर कौन परफॉर्म करता है, कास्ट परफॉर्म करती है। कास्ट यानी कि क्या, जिनमें हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है, ठीक है, साइड आर्टिस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्ट। अपना 12th आंसर इज कास्ट। इज दिस क्लियर? पूरे 12 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। फर्स्ट का आंसर था कमिटी, सेकंड का ऑडियंस, थर्ड का हर्ड, फोर्थ का फैकल्टी, फिफ्थ का बुके, सिक्स्थ का कॉयर, सेवेंथ का बैटेलियन, एट्थ का कॉलोनी, सेवेंथ का बैटेलियन, एट्थ का ऑर्चर्ड, नाइन्थ का कॉलोनी, 10th का बैच, 11th का ट्राइक एंड 12th का कास्ट। अब मुझे बोलो आप लोगों को 12 आउट ऑफ कितने आए, जल्दी कमेंट्स में बताओ 12 आउट ऑफ कितने आए आप लोगों को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। जल्दी बताओ, मैं देख रही हूँ आप लोगों की कमेंट्स। ओके, जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कीप इट अप। और देखो अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही शेयर करो, ठीक है। और सेशन अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो। और अगर ये देखो स्क्रीनशॉट्स निकालने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, देखो दिए वाला है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया वाला है, तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप और पीडीएफ लेके चले जाओ। ओके, नाउ 11th, identify the type of noun. Reading, read the following sentences and identify the type of noun used. अब पहले तो आपको मैं बता देती हूँ टाइप ऑफ नाउन क्या होता है, सबको पता ही होगा, फिर एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। दीज आर आर नाउन। नाउन दो टाइप के होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में कौन कौन होता है, कॉन्क्रीट नाउन, ओके, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कलेक्टिव नाउन। ये इतने टाइप के नाउन्स होता है, ओके, ये याद रखना है। अब देखो हमें क्या करना है, ये पढ़ना है और इसमें से कौन सा टाइप का नाउन है वो फाइंड आउट करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से नाउन क्या है उसे साइड में निकालेंगे और फिर वो नाउन कौन सा टाइप का ये देखेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता कहाँ का कैपिटल है, वेस्ट बंगाल का। नाउ यहाँ पे नाउन क्या होता है, नाउन इज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। अब यहाँ पे प्लेस कौन कौन सा है, कोलकाता है एंड वेस्ट बंगाल है। सो हमें दो नाउन्स मिल गए, फर्स्ट इज कोलकाता एंड सेकंड इज वेस्ट बंगाल। अब मुझे बोलो ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? दिस इज अ प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि कोलकाता बस कोलकाता का नाम है। हम महाराष्ट्र को कोलकाता बोल सकते हैं क्या? नहीं। आपण राजस्थानला कोलकाता बोलू शकतो का? नाही। आपण फक्त कोलकाताला कोलकाता बोलू शकतो। सो कोलकाता काय झालं आपला, कोलकाता काय झालं आपला प्रॉपर नाउन झाला, कळलं इथपर्यंत? देन वेस्ट बंगाल, आपण साऊथ बेंगॉलला वेस्ट बंगाल बोलू शकतो का? नाही। आपण कर्नाटकाला वेस्ट बंगाल बोलू शकतो का? नाही। आपण जम्मू काश्मीरला वेस्ट बंगाल बोलू शकतो का? नाही। आपण वेस्ट बंगाल फक्त कोणाला बोलू शकतो? वेस्ट बंगालला। सो वेस्ट बंगाल इज आल्सो आर प्रॉपर नाउन। क्लियर है? ओके, ऐसे क्या करना है, हमें सेंटेंस पढ़ना है, नाउन्स को साइड में निकालना है, फिर उनपे सर्च करना है कि वो कौन से टाइप के नाउन। ओके, द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबन। अब रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबन, इसमें से आपको पहले तो नाउन निकालना है। अब सुंदरबन इज अ प्लेस, सुंदरबन इज अ प्लेस, सो ये हो गया हमारा एक नाउन। अब टाइगर, टाइगर इज अ एनिमल, सो एनिमल भी क्या होता है, हमारा नाउन होता है, पर उसका पूरा नाम क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो हम पूरा इतना लेंगे, उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर। ये है एक नाउन। दूसरा नाउन है हमारा सुंदरबन। आप मुझे बताओ कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? बताओ जल्दी से। अब देखो रॉयल बंगाल टाइगर, अब हम जब हमें देखो बहुत सारे टाइगर्स होते हैं अलग 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 अलग, तो हम उन सबको एक साथ क्या कहते हैं, टाइगर्स कहते हैं, ठीक है। पर अगर हमें स्पेसिफाइड दिया है सिर्फ व्हाइट कलर के टाइगर्स, तो हम उन्हें स्पेसिफाइड नाम देंगे कि ये व्हाइट कलर के टाइगर्स। अगर हम स्पेसिफाइड दे देंगे तो हम क्या कहेंगे, देस आर अफ्रीकन टाइगर्स, ठीक है। तो उन्हें वो जहाँ के है उन्हें पर्टिकुलर वहां का नाम दिया गया है, तो पर्टिकुलर नाम दिया गया है यानी कि वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पे ये भी देखो रॉयल बंगाल टाइगर्स, यानी कि ये क्या कहाँ के टाइगर्स है, बंगाल के टाइगर्स है। ये सारे टाइगर्स में कंक्लूड होते हैं कि इंक्लूड होते हैं क्या? नहीं। सो दीज आर प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ
सुंदरबन, सुंदरबन इज अ प्लेस, पर हम हर जगह को सुंदरबन कह सकते हैं क्या? नहीं, सुंदरबन इज अ स्पेसिफाइड स्पेस, स्पेसिफिक स्पेस, सो सुंदरबन इज आल्सो अ प्रॉपर नाउन। समझ गया? क्लियर, वेरी गुड। नाउ थर्ड, द ज्यूरी गेव anonymous verdict, anonymous verdict, ज्यूरी क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, ज्यूरी इज आर नाउन एंड वर्डिक्ट इज आर नाउन। आप बोलोगे दीदी मुझे ज्यूरी भी नहीं पता, मुझे वर्डिक्ट भी नहीं पता। ज्यूरी यानी कि क्या? जो जज वगैरह होते हैं ना कोर्ट में वगैरह, ठीक है, जो सब लॉस के लोग होते हैं, वो उसे हम ज्यूरी कहते हैं। और वर्डिक्ट यानी कि क्या? कि एक बोलते हैं ना हम कि जज साहब ने फैसला दे दिया, सो उन्होंने एक फैसला दे दिया, ठीक है। तो हमारा पहला नाउन क्या है? ज्यूरी। दूसरा नाउन क्या है? वर्डिक्ट। अब मुझे बताओ, ज्यूरी, ज्यूरी में अब सिर्फ हम जब कोर्ट में जाते हैं सिर्फ एक जज होता है क्या? नहीं, जज होता है, उसके बाद वकील होते हैं, वहां पे बैठे हुए लोग होते हैं, वो जो ऐसे ठक ठक कर, वो जो ऐसे बोलता है ना कि जज साहब आ रहे हैं, वो लोग होते हैं। सो इन अ ज्यूरी देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, और जब ग्रुप ऑफ पीपल होगे तो हम उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जब एक से ज्यादा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। सो ज्यूरी इज आर कलेक्टिव नाउन। अब वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी कि एक बात कही हुई, ठीक है। कही हुई बात को आप लोग देख सकते हो क्या? नहीं। आप टच कर सकते हो क्या? नहीं। आप बस क्या कर सकते हो? सुनते हो और फील कर सकते हो कि यार इसने ये बात कही है, आपको फील होगा और आपको सुनाई देगा। ना आप देख सकते हो ना आप टच कर सकते हो। जिस चीज को आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बट सुन सकते हो और फील कर सकते हो, उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं? क्या बताया था दीदी ने लास्ट सेशन में? उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, वापस एक बार समझाती हूँ। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे से अपोजिट होता है। Now what are concrete nouns? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, these are called concrete nouns. Abstract nouns जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं, these are abstract nouns. तो वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी कि एक बात कही हुई जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पर हम फील कर सकते हैं और सुन सकते हैं, सो इसे हमने क्या कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह दिया। क्लियर? ओके। हाँ, नाउ लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ, लाफ्टर अपनी तबीयत के लिए अच्छी है। इसमें से नाउन्स निकालो, नाउन्स निकालो। दिस इज लाफ्टर एंड सेकेंड इज हेल्थ। लाफ्टर और हेल्थ हमें बता दो कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है ये? ओके, चलो ये बताओ। नाउ सी, लाफ्टर इज आल्सो आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड हेल्थ इज आल्सो आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो ना, हम हेल्थ को देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट वी कैन फील। अगर आपने बोला आपके मम्मी को कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो आपकी मम्मी देख नहीं सकती कि आपको हेडेक कहाँ पे हो रहा है, बट शी कैन जस्ट फील कि हाँ इसे हेडेक हो रहा है। सो लाफ्टर एंड हेल्थ आर बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बोथ दोनों भी क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने नोटबुक में कॉपी करते चलो, ओके, नोटबुक में नोट्स बनाते चलो, ओके। The crowd is very big. Fifth question. The crowd is very big. Crowd कैसी है? बहुत बड़ी है। Crowd, crowd यानी कि group of people. Crowd यानी कि क्या? Group of people. So this is our one noun. और group of people, crowd यानी कि क्या होता है? Group of people. Group of people यानी कि कौन सा noun आ जाएगा? वो collective noun. So fifth में जो हमारा crowd है वो हमारा क्या है? सी, collective noun है। समझ गया? क्लियर हो रहा है सबको? यस दीदी, एक बार यस 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 बोल दो और थम्स अप दे दो। Okay. Now 6. The elephant is an intelligent animal. The elephant is an intelligent animal. अब यहाँ पे देखो आपको तीन मिलेंगे, तीन नाउन आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज एलिफेंट, सेकंड इज इंटेलिजेंट, थर्ड इज एनिमल। ओके, नाउ एलिफेंट, एलिफेंट हम देखो, क्या हम गोट को एलिफेंट कह सकते हैं? नहीं। क्या हम डॉग को एलिफेंट कह सकते हैं? नहीं। हम बस एलिफेंट को एलिफेंट कह सकते हैं। सो दिस इज आर प्रॉपर नाउन। एलिफेंट इज आर प्रॉपर नाउन। नाउ उसके बाद इंटेलिजेंट की बात करते हैं। इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंस ऐसी एक चीज होती है जिसे हम फील कर सकते हैं। आप बोल सकते हो यार वो लड़की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यार वो लड़का कितना ज्यादा तेज है। हम बस ना क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। देख सकते हैं क्या इंटेलिजेंस को? नहीं। छू सकते हैं क्या इंटेलिजेंस को? नहीं। वी कैन जस्ट फील इट। सो इंटेलिजेंट इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंटेलिजेंट इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एंड नाउ बात आती है एनिमल की। अब देखो, गोट, काउ, डॉग, टाइगर, लॉयन, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल्स। तो ग्रुप ऑफ अलग अलग डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड परफेक्टली एनिमल। सो दिस इज आर कॉमन नाउन। क्या कहेंगे इसे हम? कॉमन नाउन। एनिमल तो हम हर इसको कहते हैं ना, हर प्राणी को हम एनिमल कहते हैं,
ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं वो, सो देयरफॉर इट इज अ कॉमन नाउन, समझ गया। देन 7, द गंगास इज अ स्कैर्ड रिवर, गंगा कैसी रिवर है, स्कैर्ड रिवर। नाउ पहला नाउन क्या है हमारा, गंगा, क्यों, क्योंकि वो एक जगह है, एक रिवर है, पर्टिकुलर थिंग है। देन सेकंड इज आर रिवर। अब देखो गंगा क्या है हमारा, एक प्रॉपर नाउन है। आप बोलोगे दीदी गंगा कैसे प्रॉपर नाउन, तो देखो क्या हम नर्मदा रिवर को गंगा कह सकते हैं, क्या हम अरेबियन सी को गंगा कह सकते हैं, नहीं, हम बस गंगा को ही गंगा कह सकते हैं, गंगा माता को ही गंगा माता कह सकते हैं, राइट। सो गंगा इज आर प्रॉपर नाउन। बात रही रिवर की, तो रिवर क्या है हमारा, कॉमन नाउन। क्यों, क्यों दीदी रिवर क्यों कॉमन नाउन, अब देखो नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, रिवर, नदी, क्या है वो सब नदियां, रिवर्स, ठीक है। सो रिवर इज आर कॉमन नाउन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि मैं प्रॉपर नाउन कैसे कह रही हूँ, कॉमन नाउन कैसे कर रही हूँ, ठीक है। नहीं थोड़ा भी कुछ डाउट होगा तो फर्स्ट सेशन जाके देख लेना, पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ओके, now let's go to the 8th question, that is the bravery of the soldier saved the day, the bravery of the soldier saved the day। पहले तो क्या करना है आपको, इसमें से नाउन्स निकालने। अब नाउन्स क्या क्या है हमारे, फर्स्ट इज ब्रेवरी, सेकंड इज सोल्जर, राइट, फर्स्ट इज ब्रेवरी, सेकंड इज सोल्जर। अब ब्रेवरी आप बताओ मुझे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन, दीदी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप तो हमें समझ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। तो ब्रेवरी को भी आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप फील कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि यार वो लड़का कितना हिम्मत वाला है, वो लड़की कितनी हिम्मत वाली, वी कैन जस्ट फील इट। सो ब्रेवरी इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात करेंगे सोल्जर की, ठीक है। सोल्जर, सोल्जर इज अ कॉमन नाउन, सोल्जर इज अ कॉमन नाउन। आप बोलोगे दीदी कैसे, सोल्जर तो पर्टिकुलर सोल्जर होता है ना, अरे तो भाई ये देखो बहुत सारे इंसान जब आर्मी में जाते हैं तो उन्हें सोल्जर्स कहते हैं, और सोल्जर एक ही होता है क्या, नहीं, उन्होंने ऐसा नाम दिया है क्या, मिस्टर रमेश, ऐसा नाम दिया है क्या सोल्जर का, सोल्जर का पर्टिकुलर नाम दिया है, नहीं, पर्टिकुलर नाम देते वो सोल्जर का तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, पर उन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, उन्होंने क्या किया है बस सोल्जर। सोल्जर तो हम हर इंसान को कहते हैं जो भी आर्मी में वगैरह जाता है, जो भी देश को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन कहेंगे। क्लियर है। नाउ 9, आई बॉट फर्नीचर फॉर माई न्यू हाउस, मैंने क्या किया, मेरे नए घर के लिए फर्नीचर लाया। इसमें से नाउन्स क्या है हमारे, फर्नीचर, क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक चीज है, थिंग इज अ नाउन, ओके। हाउस, हाउस भी क्या है हमारी एक चीज है, तो हाउस को भी क्या कहेंगे हम, नाउन कहेंगे। ना अब मुझे बताओ फर्नीचर और हाउस कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन, जल्दी बताओ। नाउ राइट, आप लोगों ने राइट बोला कमेंट्स में, फर्नीचर इज अ कॉमन नाउन। क्यों फर्नीचर कॉमन नाउन है, क्योंकि देखो यार फर्नीचर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होते हैं, फर्नीचर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कबर्ड इंक्लूड होता है, चेयर टेबल फैन वगैरह सब कुछ, फैन नहीं, चेयर टेबल कबर्ड वगैरह इंक्लूड होता है। सो इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, ठीक है। अगर उन्होंने बस बोला होता कि मैंने टेबल लाया, तो टेबल क्या हो जाता था हमारा, प्रॉपर नाउन हो जाता था, पर उन्होंने क्या बोला फर्नीचर। अब फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आती है, सो फर्नीचर इज आर कॉमन नाउन। व्हाट इज फर्नीचर, फर्नीचर इज अ कॉमन नाउन। वैसे ही हाउस, उन्होंने बोला है क्या पर्टिकुलर बंगलो बोला है, या उन्होंने ऐसा बोला है क्या कि मिस्टर रमेश का बंगलो है या मिस्टर रमेश का हाउस है, नहीं, उन्होंने सिर्फ हाउस बोला है। सो हाउस भी क्या हो गया, कितने सारे घर है ना भाई, दुनिया में कितने सारे घर है, तू किस घर की बात कर रहा है, सारे घरों को एक ही इंग्लिश में कॉमन वर्ड दिया है हाउस, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, थम्स अप, राइट। Okay. 10th question. King Solomon was very wise. King Solomon was very wise. अब सबसे पहले बात बता दूं, अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता, बस किंग दिया होता, तो क्या हो जाता, कॉमन नाउन, क्योंकि सारे राजाओं को हम क्या कहते हैं, किंग कहते हैं। सो किंग विल बी आर कॉमन नाउन, बट अगर वो सेपरेट होता, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, किंग सोलोमन, यानी कि राजा और उसका नाम दिया है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, किसी राजा का नाम दिया है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर हमने बस बोला कितने छत्रपति होते, तो कौन छत्रपति, संभाजी महाराज का शिवाजी महाराज, ऐसे बोलते ना हम, कौन से छत्रपति, ठीक है, तो कॉमन हो जाता था। बट अगर हमने बोला छत्रपति संभाजी महाराज, तो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही किंग सोलोमन, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आ गया, नाम आ गया। सो किंग सोलोमन इज आर, किंग सोलोमन इज आर प्रॉपर नाउन, समझ गया। नाउ वेरी वाइज, वाइज, वाइज ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन फील इट, कि यार वो कितना होशियार है,
यार वो बंदी कितनी होशियार है, ठीक है। सो वाइज इज द थिंग दैट वी कैन टच एंड वी कैन हियर और वी कैन सी बट वी कैन फील इट, ठीक है। सो वाइज इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाइज इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ 11 क्वेश्चन, पता नहीं कितने क्वेश्चन है, ओह 20 क्वेश्चन थे, वाह वाह वाह, फटाफट लेते हैं। द मैन वॉज राइडिंग अ व्हाइट हॉर्स। नाउ मैन, हर एक आदमी को हम मैन कहते हैं, सो मैन इज आर कॉमन नाउन। व्हाइट हॉर्स, अब देखो अगर बात होती बस हॉर्स की तो हो जाता तो कॉमन नाउन, पर उन्होंने पर्टिकुलर बोला है कि वो कौन सा हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स है। सो नाउ बताओ ये मुझे क्या होगा, व्हाइट हॉर्स कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा? मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, आप लोग देखो कंफ्यूज होना है कि नहीं। अगर बस हॉर्स होता तो क्या होता, कॉमन नाउन होता, राइट। बट व्हाइट हॉर्स है तो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, बताओ बताओ बताओ। अरे बच्चा लोग, इट इज आल्सो अ कॉमन नाउन, क्योंकि व्हाइट हॉर्स का कुछ नाम दिया है क्या? हैव दे गिवन अ नेम ऑफ दैट व्हाइट हॉर्स कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, अदरवाइज वो कहाँ किसका है, नहीं बोला है, नहीं बोला है। सो इट इज आल्सो अ कॉमन नाउन। आप बोले कि दीदी कैसे, पर हॉर्स के बारे में तो बताया है ना उन्होंने, कॉमन व्हाइट है। बट देखो दुनिया में कितने सारे व्हाइट हॉर्सेस है, राइट। अगर उन्होंने बताया होता कि वो पर्टिकुलर पुणे का है या पर्टिकुलर जालना का है तो हम समझ सकते थे, राइट, समझ सकते थे कि वो प्रॉपरली वहां का है तो हम उसे प्रॉपर नाम देते थे। बट उन्होंने बस क्या बोला कि व्हाइट नाउन, दुनिया में कितने सारे व्हाइट नाउन है, सो हम उसे व्हाइट हॉर्स है, सो हम उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। क्लियर, वेरी गुड। 12, the shepherd took the flock of sheep in the field। अब यहाँ पे देखो तीन तीन आएंगे आपको, तीन तीन आएंगे। पहले तो क्या आएगा, शेफर्ड, शेफर्ड यानी कि क्या, जो एनिमल्स को चराने लेके जाता है, ठीक है। सेकंड इज फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक ऑफ शिप। एंड थर्ड इज फील्ड, एंड थर्ड इज फील्ड। अब शेफर्ड, शेफर्ड हर एक इंसान जो एनिमल्स को चरने लेके जाता है, खाना खिलाने लेके जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शेफर्ड। सो शेफर्ड इज आर कॉमन नाउन, नोट डाउन कर लो। शेफर्ड इज आर 12th का फर्स्ट, ओके, 12th का फर्स्ट इज द कॉमन नाउन, ओके। फ्लोक ऑफ शिप, फ्लोक ऑफ शिप मतलब शिप्स का ग्रुप। सो शिप्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्रुप होता है तो क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखो एक ही सेंटेंस में कितने मिल रहे। थर्ड, फील्ड, फील्ड किसकी फील्ड है, कौन सी फील्ड है, बताया गया है क्या, नहीं। सो थर्ड इज आल्सो आर कॉमन नाउन, थर्ड इज आल्सो आर कॉमन नाउन। समझ गया। शेफर्ड, हर एक इंसान जो भैंसों को, गायों को, शिप्स को, गोट्स को चरने लेके जाता है उसे शेफर्ड कहते हैं। सो दैट इज कॉमन नाउन। फ्लोक ऑफ शिप्स यानी कि शिप्स का ग्रुप, ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और फील्ड, फील्ड को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि फील्ड को कुछ पर्टिकुलर नाम दिया गया, किसकी फील्ड है, क्या फील्ड है, नहीं। ओके। 13, दैट टेबल इज न्यूली पॉलिश्ड। अब यहाँ पे बस एक है, वो कौन सा है, टेबल। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फर्नीचर क्या हो जाएगा, कॉमन, और उन्होंने बस अब पर्टिकुलर टेबल दिया है, तो टेबल इज आर प्रॉपर नाउन। समझ गया। आई बिलीव हर इनोसेंस, मैंने क्या किया, उसकी इनोसेंस को बिलीव किया। इनोसेंस, इनोसेंस, व्हाट इज इनोसेंस? इनोसेंस इज द थिंग which we can't see, which we can't touch, but we can feel it। हम समझ सकते हैं ना यार वो कितनी भोली है, कितनी भोली सूरत है, तो हम बस भोली देख समझ सकते हैं कि यार वो कितनी भोली है, वी कैन जस्ट फील इट। हम छू सकते हैं क्या भोलेपन को, नहीं छू सकते। सो इनोसेंस इज आर abstract noun, innocence is our abstract noun। now I need your honest opinion, इसमें से मुझे बताओ नाउन कौन सा होगा। आई नीड योर ऑनेस्ट ओपिनियन, इसमें से आपका प्रॉपर, आपका नाउन क्या होगा, प्रॉपर नहीं, आपका नाउन क्या होगा, नाउन इज राइट ओपिनियन। आप बोलोगे दीदी ओपिनियन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी कैन फील इट। अरे पर ओपिनियन एक ही टाइप का होता है क्या, मुझे ये बताओ, ओपिनियन एक ही टाइप का होता है क्या, नहीं। ओपिनियन बहुत टाइप के होते हैं। जैसे देखो मैंने 3-4 एडवाइस दी और सब एडवाइस को मिला के ओपिनियन होता है, ठीक है। लाइक सी, मैंने आपको पहला ओपिनियन दिया कि तू डॉक्टर बन जा, दूसरा ओपिनियन दिया मैंने आपको कि तू इंजीनियर बन जा, तीसरा दिया आर्किटेक्ट बन जा, चौथा दिया कि तू डांसर बन जा। से 4 अलग अलग ओपिनियंस दिए, तो ओपिनियन एक टाइप का होता है क्या, नहीं। उन्होंने पर्टिकुलर ओपिनियन का नाम कहा है क्या, नहीं, उन्होंने एक ही कहा है। सो ओपिनियन इज आल्सो आर कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि ओपिनियंस तो बहुत टाइप के होते हैं, राइट। आपको एग्जांपल से समझ गया होगा, ओपिनियंस बहुत टाइप के होते हैं। सो ओपिनियन इज आर कॉमन नाउन। क्लियर है, ओके। ठीक है, लास्ट के 5 क्वेश्चंस बाकी है, फटाफट लेते हैं एंड देन सेशन एंड होगा और फिर हम मिलेंगे एसएसटी के सेशन में। ओके। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने किसे पकड़ा, थीफ को पकड़ा। ये तो बड़ा चिंदी सा, इजी सा है। पुलिस,
ठीक है, एक ही इंसान को हम पुलिस कहते हैं क्या? एक ही इंसान को हम पुलिस कहते हैं क्या? नहीं। सो पुलिस इज आवर कॉमन नाउन। एक ही इंसान चोर होता है क्या? नहीं। सो थीफ इज आल्सो आवर कॉमन नाउन। कितना इजी से सब। पुलिस इंसान है तो नाउन है, थीफ इंसान है तो नाउन है। पुलिस एक इंसान को नहीं कहते तो कॉमन नाउन, थीफ एक इंसान को नहीं कहते तो कॉमन नाउन। खत्म बात, कितना इजी था। नेक्स्ट, आई ब्रॉट जुकीनी फ्रॉम द मार्केट। जुकीनी यानी कि अलग अलग चीजें, ठीक है ना। मार्केट, व्हाट इज मार्केट? उन्होंने बोला है क्या फ्लावर मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट मार्केट, ऐसा प्रॉपरली नाम बताया क्या? नहीं बताया। सो मार्केट इज आर कॉमन नाउन। और जुकीनी यानी कि बहुत अलग अलग चीज है, तो बहुत अलग अलग चीज है यानी कि सारी चीजों को एक साथ क्या बोलते हैं हम? कॉमन। सारी चीजों को एक साथ क्या बोलते हैं हम? जुकीनी। सो जुकीनी इज आल्सो आर कॉमन। समझ गए? नया वर्ड है आपके लिए इसलिए बार बार बता रही हूँ। जुकीनी इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम मार्केट से लाते हैं उसे हम जुकीनी कहते हैं। और मार्केट का भी इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है कि फ्लावर मार्केट है, वेजिटेबल, फ्रूट, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सो मार्केट एंड जुकीनी बोथ आर कॉमन नाउन। समझ गया? बोथ क्या है हमारे? कॉमन नाउन। नाउ शेक्सपियर वॉज अ फेमस इंग्लिश प्लेराइट। नाउ शेक्सपियर, व्हाट इज इन द नेम? शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर उनका नाम क्या था? शेक्सपियर। ठीक है, तो शेक्सपियर नाम है, ठीक है, एक इंसान का नाम है। आप मुझे शेक्सपियर नहीं बोल सकते, मैं आपको शेक्सपियर नहीं बोल सकती, ठीक है। तो शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन, सो हम उसे कहेंगे शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नेम, सो वी कैन कॉल इट अ प्रॉपर नाउन। समझ गए? एंड प्लेराइट, प्लेराइट यानी कि जो भी कथा होती है, ड्रामा होता है, तो एक ही ड्रामा होता है कि नहीं? बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत ड्रामे है भाई लाइफ में, बहुत ड्रामे, ठीक है। तो प्लेराइट इज अ कॉमन नाउन, प्लेराइट इज अ कॉमन नाउन। क्लियर हो गया सबको? यस दीदी क्लियर। नाउ पर्सी बी शैली वाज अ पोएट। पर्सी बी शैली वाज अ पोएट। पर्सी बी शैली इज अ नेम। अब हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे राम श्याम तो लिखा नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड है, पर देख लो यार, समझ लो। पर्सी बी शैली, जैसे पर्सी उसका नाम, बी उसके पापा का, शी सरनेम, ठीक है, ऐसा समझ लो। पर्सी बी शैली इज अ नेम। नेम है यानी क्या हो गया? हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। नेम है यानी क्या हो गया? हो गया प्रॉपर। पोएट, एक ही पोएट है क्या इस दुनिया में? नहीं, बहुत सारे पोएट्स है इस दुनिया में। सो पोएट इज आर कॉमन नाउन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज आर, दिस ड्रेस इज मेड अप ऑफ सिल्क। ड्रेस, पर्टिकुलर ड्रेस बोला है कि फ्रॉक बोला है, जीन्स बोला है, टॉप बोला है? नहीं। टी शर्ट बोला है? नहीं। ड्रेस बोला है। सो बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं भाई, हमें नहीं समझा तो किस ड्रेस की बात कर रहा है? मैं तो ब्लैंक हूं भाई। सो ड्रेस इज आर कॉमन नाउन। नाउ सिल्क, सिल्क भी एक चीज है, थिंग को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिल्क, व्हाट इज सिल्क? कॉटन एक अलग टाइप का कपड़ा है, सिल्क एक अलग टाइप का कपड़ा है, ठीक है। और कौन सा? ऑर्गेन्जा एक अलग टाइप का कपड़ा है। सो सिल्क क्या है? पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा है, उसको पर्टिकुलर नाम दिया है, प्रॉपर नाम दिया है। सो इट इज आर प्रॉपर नाउन। व्हाट इज दिस? इट इज आर प्रॉपर नाउन। सो आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा। पहले 12, ठीक है, पहले 12 आउट ऑफ कितने आए ये बताओ, और फिर 20 आउट ऑफ कितने आए मुझे कमेंट्स में जरूर 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 बताना। कोई डिफिकल्टी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो यहाँ पे देखो, हमारा नाउन्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों होते हैं फिनिश। पहले हमने क्या किया? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 फिनिश किया। फिर हमने क्या किया? नाउन का पार्ट 1 और पार्ट 2 फिनिश किया। अब हम लाएंगे ग्रामर का थर्ड टॉपिक, जो कि होगा एक आपके लिए सरप्राइज। ओके, सो कमेंट में बताना कि आपको कौन सा टॉपिक हार्ड जाता है, कौन सा टाइप टॉपिक में आपको डिफिकल्टीज है, ठीक है। और मुझे आप जो भी आपको अलग अलग डाउट्स है कमेंट्स में एक बार बता देना। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। नोट्स टेलीग्राम ग्रुप्स पे से, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जरूर ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जरूर ले लेना। दोस्तों के साथ ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यार देखो यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इतना अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो कि इतने बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यार अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है। देन मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।